अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। दोनों मंथ्स के मैंने नहीं बनाए थे कुछ मसरूफियात की वजह से, तो इसलिए दोनों महीनों के इकट्ठे एक ही वीडियो में बना रहा हूँ। इंटरनेशनल के और पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में दोनों इकट्ठे बना दूँगा, नवंबर के भी और दिसंबर के भी। और उसके बाद कोशिश करूँगा कि पूरे साल की जो वीडियोस हैं उनको इकट्ठा करके एक ही वीडियो में कंपाइल कर दूँ ताकि आपको एक ही जगह पे सारे मिल सकें। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 2022। तो नवंबर के महीने में होने वाले अहम तरीन वाक़यात जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ों से वक़ूअ पज़ीर हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे। जनरल नॉलेज के अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए PPSC, FPSC, NTS, FIAI, BAS, FANF, KPSC, BPSC, लेक्चरर, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट की जनरल नॉलेज के पोर्शन में जो इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो ये सारे नोट्स उसके लिए अवेलेबल हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा कर दें 0336716039 पे। टेलीनॉर का नंबर ये है और इसी नंबर पे इस ईजी पैसा की रिसीट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दें और आपको तमाम PDF के नोट्स जो हैं वो आपको व्हाट्सएप पे PDF में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। चूँकि हम बात करें नवंबर की, तो नवंबर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्टार्ट हुआ था। तो ये 22nd एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का। जब ये एंड हुआ तो वो दिसंबर में एंड हुआ था, तो इसलिए हम दिसंबर में उसकी एंडिंग की बात करेंगे, रिजल्ट्स की बात करेंगे। कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये 2022 तक ये मुनक्किद किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड कप था जो अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में मुनक्किद किया गया। इसके अलावा ये सेकंड था जो कि पूरे का पूरा एशिया में कंडक्ट किया गया। 2002 के टूर्नामेंट जो साउथ कोरिया और जापान में हुए थे वो फर्स्ट था जो पूरे का पूरा एशिया में हुआ। अब ये सेकंड था जो कि एशिया में मुनक्किद किया गया। फ्रांस जो है वो लास्ट टाइम के चैम्पियन थे, डिफेंडिंग चैम्पियन थे। इस दफ़ा 2018 के फाइनल में उन्होंने क्रोएशिया को 4-2 से हराया था। कतर पहला होस्ट नेशन बना जिसने अपना पहला ही मैच हार दिया। अब तक मतलब जितने भी ममालिक ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है उन्होंने एटलीस्ट अपने पहले मैचेस लाजमी जीते ही हैं। कतर ने अपना पहला ही मैच हार दिया। 220 बिलियन US डॉलर्स इस वर्ल्ड कप में खर्च किए गए और ये मोस्ट एक्सपेंसिव फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप इसको कहा गया। जबकि कतर वालों के अकॉर्डिंग इस पर सिर्फ 8 बिलियन US डॉलर्स जो हैं वो खर्च हुए। बाकी जो हैं वो उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए लगे जो कि ओवरऑल पूरे कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए गए। इसका मोटो अल-आन हुआ कुल्ल शैइन नाउ इज़ ऑल रखा गया, ये इसका मोटो था। इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड विद 1.5 बिलियन स्पीकर्स। लेकिन अगर नेटिव ज़ुबान के लिहाज से देखा जाए चाइनीज़ और हिंदी जो हैं वो इंग्लिश में इस लिहाज से ज़्यादा हैं कि इसके नेटिव स्पीकर ज़्यादा हैं। इंग्लिश इस लिहाज से ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि इसको सीखने वाले लोग ज़्यादा हैं, जबकि अगर नेटिव स्पीकर्स जो कि जिनकी मादरी ज़ुबान है उस लिहाज से देखा जाए तो वो चाइनीज़ और हिंदी के जो मादरी ज़ुबान के तौर पर बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं इंग्लिश की निस्बत। फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट जो हैं सेप ब्लैटर, जो पहले 2010 में इसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी देना एक गलती थी। वो उस वक़्त फीफा के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, जिस वक़्त कतर को इसके होस्टिंग राइट्स दिए गए थे। क्योंकि जो कतरी फीफा वर्ल्ड कप एम्बेसडर हैं खालिद सलमान, उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को, गेइज़म को ये कहा था कि ये डैमेज इन द माइंड है, ज़हनी खराफात है। अगर मतलब कोई बंदा होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है तो ये उसकी ज़हनी प्रॉब्लम है, ज़हनी खराफात है। द डे ऑफ 8 बिलियन, सुबह 8 बजे 15 नवंबर 2022 को द डे ऑफ 8 बिलियन कहा गया जब दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज़ कर गई। डे ऑफ 7 बिलियन जो है वो 31 अक्टूबर 2011 को था और डे ऑफ 8 बिलियन 15 नवंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया। 2022 में दुनिया की आबादी 8 अरब हुई। 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब और 2011 में 7 अरब और अब 2022 में 8 अरब। जो बेबी पैदा हुआ जिसको 8 अरबवां बच्चा कहा गया,
वो टोंडो मनीला में पैदा हुआ है, फिलीपींस में, और उस बच्ची का नाम विनिस मबनसग रखा गया। विनिस मबनसग ये डॉक्टर जोस बेला मेमोरियल हॉस्पिटल में पैदा हुई। ये दुनिया की आबादी का एक फ्लो चार्ट है। 10,000 BC से लेकर अब तक पिछले 12,000 सालों में दुनिया की आबादी किस तरतीब के साथ बढ़ी है वो आपके सामने मौजूद है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया, जो कि मैंने प्रीवियस भी 1-2 वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि ये एक प्रोग्राम है। 1972 में अपोलो 17 के थ्रू ह्यूमन प्रेजेंस जो है वो मून पे लाई गई थी। उसके बाद अब ये आर्टेमिस प्रोग्राम जो हैं ये एक दफ़ा फिर से ह्यूमन प्रेजेंस मून के ऊपर यानी कि इंसानों को चांद के ऊपर उतारने का प्रोग्राम एक दफ़ा फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो ऐसे लोग जिनको ये लगता था कि पहले भी इंसान चांद पे नहीं गया, उनके लिए ये अच्छा मौका है कि आप वो देख सकते हैं। आर्टेमिस 1, 2 और 3 जो हैं ये लॉन्च किए जाएंगे। पहला जो प्रोग्राम वो लॉन्च कर दिया गया। इसमें जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनके नाम नासा अमेरिका की, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA, ये 4 इसमें मिलकर काम कर रही हैं। आर्टेमिस 2 जो होगा ये क्रूड होगा, इसमें लोग जाएंगे। आर्टेमिस 1 जो है ये रोबोटिक है, इसमें इंसान नहीं जा रहे। और आर्टेमिस 3 जो होगा वो उसमें इंसान जाएंगे और वो बाकायदा तौर पर चांद के ऊपर लैंडिंग करेगा और वो 2025 में जाएगा। Mauna Loa, the world's largest active volcano, erupts for the first time since 1984. ये दुनिया का सबसे बड़ा आतिश फ़शां पहाड़ है जो कि अब एक दफ़ा फिर से एक्टिव हुआ है और ये हवाई के सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसके ऊपर मौजूद है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को इस दफ़ा दी गई है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सेकेंड टाइम है, 2 इयर्स जो टेन्योर था इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें ये सेकेंड टाइम है कि इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी दी गई है। इंडिया ने इससे पहले भी अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है उसको अडॉप्ट किया था। पाकिस्तान 7 दफ़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसका मेंबर मुंतखब हो चुका है और रिसेंटली पाकिस्तान 2013 में इसका मेंबर मुंतखब हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर किया गया है क्योंकि उसको इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया। उसकी जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो रॉकी एरिया है उस पर जो भी जानवर और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, पौधे, ये सारी चीज़ें हैं उनको अब काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्शन के ख़तरात लाक हैं, तो इसलिए उसको अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर किया गया ताकि उसको सिक्योर किया जा सके। टोक्यो यानी जापान ने होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दिया। सेम सेक्स कपल्स जो हैं वो अपने आप को हस्बैंड वाइफ के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं या पार्टनर्स के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए जो एक कॉन्फ्रेंस की गई है COP27, उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका से बड़ा एरिया हमें चाहिए जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगा सकें, तब जाकर क्लाइमेट चेंज के ख़तरात को कम किया जा सकेगा। दरख्त लगाने के लिए जो एक कंसेंसस किया गया 1.2 बिलियन हेक्टेयर्स का एरिया चाहिए जो कि अमेरिका के टोटल रकबे से ज़्यादा का एरिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक ही जगह पे हो, इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया में एटलीस्ट इतना एरिया कवर होना चाहिए जिस पर सिर्फ दरख्त मौजूद हों, तभी क्लाइमेट चेंज के जो खतरे हैं उनको काबू किया जा सकेगा। COP27 20 नवंबर को 27वीं कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये, जिनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी COP कहा जाता है। ये चूँकि 27th कॉन्फ्रेंस थी तो इसलिए इसको COP27 कहा गया। मिस्र के सिटी शर्म अल शेख में ये मुनक्कद की गई और 6 से 20 नवंबर इसके मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो मुनक्कद हुए और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ैसला किया गया वो लॉस एंड डैमेज फ़ंड बनाने का फ़ैसला किया गया है। यानी कि जो यूरोपियन ममालिक हैं वो कार्बन की एमिशन ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक उठाते हैं। यानी कि हमारी तरफ जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, यहाँ पे तबाही होती है, तो इसलिए वो ममालिक जिनके कार्बन एमिशन की वजह से
हमारे यहाँ नुकसान होता है वो हमें पे करेंगे, वो हमें हमारे नुकसान की भरपाई करेंगे। तो इसको एक तरह से लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो कहा गया है, जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कोर ने कहा है कि उन्होंने दुनिया का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, जिसका नाम उन्होंने ऑस्प्रे रखा है। ऑस्प्रे एक हॉक का नाम है, उकाब का नाम है वैसे, जो कि पिक्चर आपके सामने मौजूद है। बाकी कुछ डिटेल है उसको अपने तौर पर देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ याद रखना है कि आपने IBM ने बनाया और ऑस्प्रे बनाया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका मतलब IBM, तो ये इसका नाम जो कंप्यूटर का रखा गया है वो ऑस्प्रे है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो 3 नवंबर को मनाया गया। इस दफ़ा 2022 में ये पहली दफ़ा सेलिब्रेट किया गया है और दुनिया में जो मुख्तलिफ रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, उनको सिक्योर करने के लिए ये दिन मनाया गया ताकि उसकी अवेयरनेस जारी की जा सके। मिड टर्म्स इलेक्शन हुए यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें 435 जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटें थी और 35 जो सेनेट की सीटें थी, उन पर इलेक्शंस करवाए गए हैं और उसके नतीजे में 118वें यूनाइटेड स्टेट्स जो कांग्रेस है वो बनाई जाएगी और ये 8 नवंबर 2022 को हुए और रिपब्लिकन पार्टी ने इसको जीता। 2023 के AFC एशियन कप, जिस तरह से क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है उसी तरह से क्रिकेट का एशिया कप होता है। तो जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है उसको फीफा कहते हैं और जो फुटबॉल का एशिया कप होता है उसको AFC एशियन कप कहा जाता है। तो 18वां जो AFC एशियन कप है वो चाइना में मुनक्कद होना था, लेकिन कोविड की वजह से अब ये कतर में मुनक्कद होगा। उसके अलावा कुछ और डिटेल जो यहाँ पर मौजूद है उसको देख लीजिएगा खुद ही। चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक दफ़ा फिर से ग्रेग बार्कले को मुंतखब किया गया है। 2020 में इन्होंने शशांक मनोहर को रिप्लेस किया था और उसके बाद से फिर ये इस दफ़ा दोबारा मुंतखब हुए हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पुराना नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था 1909 से 1965। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया 1989 तक और फिर बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम रख दिया गया। फॉर्मेशन में 15 जून 1909। करंट हेडक्वार्टर दुबई में है, प्रीवियस हेडक्वार्टर लंदन में था। मेंबर इसके 108 मुल्क इसके मेंबर्स हैं। मिशेल ओबामा की नई किताब जो मंजर आम पर आई है, जिसका नाम है द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। इसके अलावा और कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसके मुताल्लिक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का पहला इंसान बना है जिसके 500 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद जो सेकंड है उस अर्जेंटीनियन सुपरस्टार लियोनेल मेसी, उनके 376 मिलियन फॉलोअर्स थे। जब ये मैं ये वीडियो बना रहा था उस वक्त कितने थे? जनवरी 2023 में 416 मिलियन हो चुके हैं और रोनाल्डो के 530 मिलियन जनवरी 2023 तक फॉलोअर्स हो चुके हैं। लार्जेस्ट लॉटरी प्राइज इन हिस्ट्री $2.04 बिलियन पावर बॉल जैकपॉट इसको कहा गया। ये कैलिफोर्निया के एक बंदे ने जीती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर 2022। नवंबर के हो गए, उसके बाद दिसंबर के अब हम देखते हैं। हकीम जेफरीज, डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स ने हकीम जेफरीज को नैन्सी पेलोसी के सक्सेसर के तौर पर मुंतखब किया है और ये फर्स्ट ब्लैक पर्सन है जो US कांग्रेस को लीड करेंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को लीड करेंगे। पेरू गेट्स हिज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आफ्टर पेड्रो कास्टेलो इज इम्पीच्ड। इनका नाम डीना बेलुआर्टे है और ये 7 दिसंबर 2022 से अब तक पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मुंतखब हुई हैं। इससे पहले ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी पेरू की रह चुकी हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि पेरू के 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक को फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और एक को सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। फर्स्ट चाइना अरब स्टेट्स समिट 9 दिसंबर को कंडक्ट की गई, जिसको कंडक्ट किया गया किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर रियाज में। इसमें अरब ममालिक शामिल थे और इस समिट के दौरान जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने खिताब किया और मुख्तलिफ बातें की जो कि आप नीचे लिखी हुई हैं, देख सकते हैं इनको। इमैनुअल मैक्रोन, ये कोई न्यूज़ नहीं है, कोई ख़बर नहीं है, PPSC के हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक फ़न फैक्ट था जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आप अपने तौर पर इसको पढ़ सकते हैं। क्रोएशिया ने शेंजन एरिया ज्वाइन किया है।
लेकिन बुल्गारिया और रोमानिया की जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्रोएशिया 2023 के स्टार्ट से शिनजिंग एरिया को ज्वाइन करेगा 1 जनवरी 2023 से, और ये 27वां मेंबर बने शिनजिंग का। इसमें जो मेंबर ममालिक शामिल हैं उनके आपस में कोई बॉर्डर्स नहीं है, उनके जो शहरी हैं वो एक दूसरे के ममालिक में आज़ादाना सफ़र कर सकते हैं, तो उसको शिनजिंग का एरिया कहा जाता है। इसके 27 कंट्रीज़ में 23 जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, और उसके साथ 4 जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स नहीं हैं, जिनमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड शामिल हैं। 23 कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के और 4 ये टोटल 27 मेंबर्स हैं शिनजिंग के। मोरक्को डिफीट्स फीफा 2022 की अब बात करें अगर रिजल्ट्स की, तो मोरक्को ने पुर्तगाल को हराया और पहला अफ्रीकन एंड फर्स्ट अरब सेमीफाइनलिस्ट बना वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। उसके बाद अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराया और फाइनल में पहुंच गए। उसके बाद फ्रांस ने मोरक्को को हराया और फाइनल में पहुंच गए। फ्रांस फर्स्ट टीम है जो कि कंसेक्टिव 2 दफ़ा फाइनल में पहुंची है। इनकी कोशिश थी कि ये सेकंड टीम बन जाएं, ब्राज़ील के बाद ये सेकंड टीम बन जाएं। 1962 में ब्राज़ील ने 2 इकट्ठे वर्ल्ड कप जीते थे, तो फ्रांस की भी कोशिश थी कि 2 इकट्ठे वर्ल्ड कप जीत कर सेकेंड टीम बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप जीत लिया। ये अर्जेंटीना का 3rd वर्ल्ड कप था और 1986 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड कप था। 18 दिसंबर 2022 को फीफा का फाइनल जो है वो खेला गया। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। तालिबान ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर वुमेन अफगानिस्तान में बैन कर दी है। मुकम्मल तौर पर ख़वातीन जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती अफगानिस्तान के अंदर। मालदीव्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, उनको 11 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है मनी लॉन्ड्रिंग और ब्राइबरी चार्जेस पे। स्लोवेनिया में भी फर्स्ट टाइम एक फ़ीमेल प्रेसिडेंट आई हैं जिनका नाम नताशा पिर्क मोज़र है, और ये स्लोवेनिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है 22 दिसंबर 2022 से लेकर अब तक। पहले जो एक बहुत ही मशहूर, बहुत द ग्रेट फुटबॉलर थे, ब्राज़ीलियन प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, 29 दिसंबर 2022 को ये फौत हो चुके हैं। द ग्रेटेस्ट का खिताब दिया गया इनको फीफा की तरफ से, और एथलीट ऑफ द सेंचुरी 1999 बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और 2000 में पहले को वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टेटिस्टिक्स। इसके अलावा ये 2 दफ़ा फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी रह चुके थे। 1279 गोल इन्होंने किए 1363 गेम्स में, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो एक दफ़ा फिर से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं। ये इनकी 6th टर्म है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। जोनाथन द साइचलस जायंट टर्टल्स, ये दुनिया का सबसे बूढ़ा कछुआ है। 190th बर्थडे की सेलिब्रेट की गई, और यही चीज़ इसके मतलब इम्पॉर्टेंट है और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। चैट जीपीटी एक नया AI ओपन AI चैट जो है वो चैटबॉट आया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक्ड है। आप इससे कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये आपको उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर उसका आंसर करता है। इसके अलावा आप इससे एसेस भी लिखवा सकते हैं। आप इसको कहें कि मुझे इस टॉपिक पे ऐसे लिख के दो, तो ये आपको उस टॉपिक पे एक कंप्लीट पूरा ऐसे लिख देगा। मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया में बनाई जा रही है, इसकी जो डिशेस हैं, जो कैप्चर करने वाली डिशेस होती हैं, जिस तरह डिश एंटीना होता है, वो साउथ अफ्रीका में लगाए गए हैं, और इसका नाम रखा गया स्क्वायर किलोमीटर अरे, SKA। तो SKA ऑब्जर्वेटरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो उस वक्त ये दुनिया की सबसे पावरफुल टेलीस्कोप होगी। 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर जो टाइम ने डिक्लेयर किया है, वो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इनको करार दिया गया है, और इसके साथ साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी द पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया है। किंग चार्ल्स की तस्वीरें जो हैं वो बरतानिया के जो सिक्के हैं उन पर नज़र आनी शुरू हो गई हैं। 8 दिसंबर 2022 से 50 पेंस का सिक्का जो है उस पर सबसे पहले जो किंग चार्ल्स हैं इनकी पिक्चर शो की गई है।
4.9 ملین کوائنز انیشیلی جاری کیے گئے ہیں جن پر کنگ چارلز کی فوٹو موجود ہے۔ انڈیا میں ایک اپنی طرز کا ایک انوکھا ATM انٹروڈیوس کروایا گیا جو کہ گولڈ پرووائڈ کرتا ہے۔ گولڈ سکہ کمپنی کی جانب سے یہ ایک ATM شروع کیا گیا جو کہ 0.5 سے لے کر 100 گرامز کے جو سونے کے سکے ہیں یا بسکٹس ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کو ریلیجیس وائلیٹر کنٹریز کی لسٹ میں شامل کیا جو کہ انگیجڈ ہیں are tolerated particularly severe violations of religious freedom. After several false starts, ٹویٹر نے ایک دفعہ پھر سے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ویب ٹویٹر کے لیے $8 پر منتھ اور iOS کے لیے $11 پر منتھ چارج کرے گی اگر آپ کو بلو ٹک چاہیے ٹویٹر پہ۔ تو اگر آپ ویب پہ یوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بلو ٹک چاہیے تو آپ کو $8 دینے پڑیں گے، اور اگر آپ آئی فون پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو $11 پر منتھ پے کرنا پڑے گا۔ ایک جو راکٹ اس کو اسپیس میں لانچ کیا گیا جو کہ زمین کے اوپر جو پانی کی سرفیس ہے اس کا معائنہ کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ کلائمیٹ چینج کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے میکینزم کیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ ہالی ووڈ کی جو ایکٹریس ہیں اینجلینا جولی، انہوں نے اپنا رول سے ریزائن کر دیا ایز اے UN ریفیوجی ایجنسی، جو کہ ان کی یہ اسپیشل انوائے تھیں، کافی ملکوں میں یہ جاتی رہیں۔ ریسنٹلی جب پاکستان میں سیلاب آیا تو یہ پاکستان میں بھی آئی تھیں ایز اسپیشل انوائے فار دا UN ریفیوجی ایجنسی UNHCR۔ تو یہ 60 ڈفرینٹ فیلڈ اسائنمنٹس پہ مختلف ملکوں میں کام کرتی رہیں۔ 21 سال تک انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کیا اور 2012 سے لے کر 2022 تک، لیکن ابھی انہوں نے اس سے ریزائن کر دیا ہے۔ ٹویٹر کے یوزرز جو ہیں انہوں نے ایک ووٹ منعقد کروایا، 17 ملین اکاؤنٹس نے ووٹنگ کی اور 57.5% نے یہ کہا کہ ایلان مسک کو ٹویٹر CEO کے طور پر ریزائن کر دینا چاہیے اور نہیں رہنا چاہیے اس کا CEO۔ نیپال کے پریزیڈنٹ نے نئے پرائم منسٹر منتخب کیا جن کا نام پشپا کمال دہل ہے، جو کہ 3rd ٹائم نیپال کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈیز جو UN کی طرف سے سیلیبریٹ کیا جاتے ہیں: ورلڈ ایڈز ڈے 1 دسمبر، انٹرنیشنل ڈے آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز 3 دسمبر، ہیومن رائٹس ڈے 10 دسمبر، انٹرنیشنل مائیگرینٹس ڈے 18 دسمبر اور ورلڈ عربک لینگویج ڈے 18 دسمبر۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیز ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے دسمبر کے مہینے میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ ایوا کیلی جو یہ یورپین پارلیمنٹ کی وائس پریزیڈنٹ تھی، یورپین پارلیمنٹ کی وائس پریزیڈنٹ تھی، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جب ان پر الزام لگا کہ انہوں نے قطر میں مختلف لوگوں سے رشوت لی تھی، تو اس کے بعد ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن میں سے ایران کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے یہ ریزولوشن فارورڈ کی جس کو مختلف ممالک نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد ایران کو یونائٹڈ نیشنز کمیشن آف دی اسٹیٹس آف وومن سے خارج کر دیا گیا ہے فار دی ریمائنڈر آف اٹس 2022-2026 ٹرم۔ 8 ممالک نے اس ریزولوشن کے اگینسٹ ووٹ ڈالا اور 16 نے ووٹ نہیں ڈالا۔ 9 دسمبر کو ہر سال اینٹی کرپشن ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ کے اینٹی کرپشن ڈے کی جو تھیم تھا وہ یونائٹنگ دا ورلڈ اگینسٹ کرپشن۔ کیمبرج ڈکشنری نے مین اور ویمن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک دفعہ رینیو کی ہے، چینج کی ہے۔ پریویس ڈیفینیشن ہمارے پاس یہ تھی کہ جو بچپن میں جس کو جو مرد کہہ دیا گیا وہ مرد ہے اور جس کو عورت کہہ دیا گیا وہ عورت ہے، لیکن اب یہ نئی ڈیفینیشن کے مطابق جو اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے اگرچہ اس کو بچپن میں کچھ بھی کہا گیا ہو وہ مرد ہے، اور جو اپنے آپ کو خاتون سمجھتی ہے وہ خاتون ہے، چاہے اس کے فیچرز کسی بھی طرح کے کیوں نہ ہوں۔ ورلڈ ریچسٹ پرسن کی جو ڈیزگنیشن ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ ایلان مسک جو ہے وہ اب دنیا کا سب سے امیر ترین شخص نہیں رہا، بلکہ اب فرانس کے جو برنارڈ ارنالٹ ہیں وہ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص بن کے ہیں، جو کہ لگژری گروپ LVMH کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ورلڈز آف 2022 مختلف ڈکشنریز جو ہیں وہ جب سال گزرتا ہے تو اس وقت ورلڈ آف دا ایئر پریزنٹ کرتی ہیں کہ اس سال میں
कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। तो इस दफ़ा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने लोगों को ये चॉइस दी कि वो पसंद करें कि उनको इस साल कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो गॉबलिन मोड जो है इसने 93% वोट्स हासिल किए। डेफिनेशन नीचे लिखी है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने गैस लाइटिंग चूज़ किया। 1740% इसके जो सर्चेस हैं वो ज़्यादा हुई। डिक्शनरी.com ने वुमेन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर करार दिया क्योंकि इसमें 1400% ज़्यादा सर्चेस की गई। गैस लाइटिंग का मतलब ये होता है कि किसी को ये समझाना कि उसके अपने जो ख्यालात हैं वो गलत हैं, इस तरीके से उसको मैनिपुलेट करना, इसको हम गैस लाइटिंग कहते हैं। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।